तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत अजीबोगरीब किस्सा, जहाँ पे एक औरत औरत होते हुए दूसरी औरतों का शोषण कैसे करती है और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से करती है, और अपने उस अपना जो प्रोफेशन है औरतों का, औरतों को आगे इस्तेमाल करने का, उसको लेके एक दिन शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, कानून के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक औरत को 28 साल की सजा मिली। 28 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा और साथ में कुछ फाइन भी लगाया दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर। अब क्या था उस औरत का किस्सा जिसने अपने धंधे को आगे और बढ़ाने के लिए तीन तीन कुख्यात अपराधियों से शादी की। और देखिए उसकी किस्मत, जहाँ वो शादी करने वालों की किस्मत, के तीनों एक एक करके पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। हाँ जी, ये कहानी है दिल्ली की उस लड़की की, उस औरत की जिसका नाम था गीता अरोरा। लेकिन अपराध की इस दुनिया में वो सोनू पंजाबन के नाम से मशहूर हुई। अब ये नाम उसका गीता से सोनू कैसे पड़ा, सोनू पंजाबन क्यों कहते थे, ये सब कहानी आपको आज सुनाई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा एक सबक सीखने को मिलेगा हमारे कानून के रखवालों को भी, कि अगर केस की तहकीकात बराबर की जाए तो ऐसी औरतों को इतना दूर तक जाने का मौका कभी नहीं मिलता। मकोका के तहत भी वो अरेस्ट होती है और बरी हो जाती है। ये कैसे सारा क्रियाक्रम चला कानून का और कानून की धज्जियां उड़ाने का, ये कहानी है गीता अरोरा उर्फ सोनू पंजाबन की। सोनू का बाप एक हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला था। अब रोहतक हरियाणा में है, पंजाब में नहीं है। उसके बाद वो रोटी रोजी कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है अपने बच्चों को लेकर, और वहाँ पे वो एक और काम करते करते जब नहीं कोई आमदन का साधन बराबर बनता तो वो साक्षी ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। और ऑटो रिक्शा चलाते चलाते वो अपने बच्चों की परवरिश करता है। और पहले गीता नगर में रहता था, बाद में लक्ष्मी नगर में चला गया रहने के लिए, जहाँ उसकी बीवी गीता, उसकी बेटी और ये लोग वहाँ पे रहते थे। उसकी इच्छा थी कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, एक अच्छी जिंदगी दे। मेहनत करके वो शख्स ने अपनी बेटी गीता को पढ़ाई लिखाई करवा के 12वीं पास करवा दिया। लेकिन 12वीं पास करने से आगे गीता ने पढ़ना अच्छा नहीं समझा और उसने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलके ब्यूटिशियन का कोर्स किया किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद उसने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब वहाँ से शुरू होती है उसकी अपराध की जिंदगी के दिन शुरू होते हैं वहाँ से। ब्यूटी पार्लर पे काम करते करते उसका तअल्लुक, उसका रिश्ता कुछ ऐसी औरतों से होता है जो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। और उन्होंने इसको कुछ सब्ज बाग भी दिखाए कि तेरे पार्लर को हम एक अड्डा बना सकते हैं और यहाँ से लड़कियों को बाहर भेजा जा सकता है। तो पैसे के लालच में, गरीबी देख के आई हुई वो लड़की, ऑटो वाले की बेटी, मुश्किल से पढ़ी, उसको एकदम जब ये फ्लैशी दुनिया, जहाँ पे पैसा बहुत था, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग क्लाइंट्स आते थे, यंग अमीर घरों के यंग लड़के लड़कियाँ वो टच में आती थी, तो कहीं ना कहीं इसके दिन में बहुत जल्दी अमीर बनने की हर कीमत पे एक लालसा उठती है, एक बड़ी जिंदगी का सपना वो लेती है।
तो वहाँ से वो करते करते एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके का एक रैकेट अपनी उन साथियों के साथ मिलके ये सोनू पंजाबन शुरू करती है। सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसे लड़कों को रखा जो बहुत हैंडसम किस्म के थे, देखने में जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी, घर से कुछ मजबूर थे, उनको महीने की सैलरी उस जमाने में किसी को 15,000 20,000 से लेके 50-60,000 तक की महीने की सैलरी दे के उन लड़कों को नौकरी पे रखा गया और उनका काम था अपने चंगल में नौजवान खूबसूरत लड़कियों को फंसा के उस पार्लर पे लाना जहाँ से उनको वर्गला के इस जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा सके। तो एक बड़े ही कारपोरेट तरीके से अपने बिजनेस को इस जो सेक्स ट्रेड का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए गीता अरोरा ने ये शुरुआत की वहाँ से, जो उस जमाने में अपने आप में बहुत हाई टेक एक जो तरीका होता है वो अपनाया गया। और वहाँ से वो लड़कियाँ जो वो लोग लेके आते थे उनको डिफरेंट क्लाइंट के पास बहुत महंगे भाव पे भेजा जाता था और कई बार उनमें से मजबूर लड़कियों को बेच भी दिया जाता था, सेल आउट कर दिया जाता था बड़े लोगों के पास अच्छे खासे पैसे लेके। और उसी दौर में इनके टच में कुछ सो कॉल्ड मॉडल्स, सोसाइटी गर्ल्स, एस्पायरेंट एक्ट्रेसेस, या वो लड़कियां जो टेलीविज़न पे या फिल्मों में एक अपना जगह बनाना चाहती हैं, उनको एक सपना होता है सेलुलर वर्ल्ड का, तो वो लड़कियां इसके कांटेक्ट में आती हैं जो बड़े बड़े अमीर क्लाइंट्स के साथ आगे रिश्ता बना के इस सोनू पंजाबन और गीता अरोरा का बिजनेस और आगे बढ़ाते हैं। और देखिए इसका क्लाउड इतना है कि उसमें कई सरकारी अफसर भी इसके चंगल में फंस जाते हैं। जब कोई तकलीफ में आती थी इसको निकाल दिया जाता था। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना वो जो बिजनेस था उसकी ब्रांचेस जो थी वो बड़े शहरों में खोलनी शुरू की। दिल्ली के बाद मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, बेंगलोर, इस किस्म की जगह पे अपने आदमी या अपनी ब्रांचेस थी वो बढ़ा दिए। कोई ऑफिस बोर्ड वगैरह नहीं लगाया, लेकिन टेलीफोन के जरिए अपना सारा एक बिजनेस की ब्रांचेस बना के उसको नेशनल लेवल पे मेट्रो सिटीज़ में ऑपरेट करने का बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम सोनू पंजाबन ने बनाया। लेकिन इस धंधे में आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको कई बार आपकी जान को खतरा भी हो जाता है। किसी लड़की का झगड़ा हो गया या कहीं को ब्लैकमेलिंग का केस हो गया, तो अपने आप को बचाने के लिए मसलमैन साथ में रखने इनको ज़रूरत पड़ जाती है। उस चक्कर में इसने एक विजय करके बलबाज था, वो एक बड़े गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ था। उसके साथ उसने तालमेल बनाया और उससे शादी भी कर ली। उससे इसके 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन थोड़े सालों के बाद वो जो शख्स होता है विजय, वो दिल्ली पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे मारा जाता है। उसके बाद ये औरत उसी आदमी के छोटे भाई से शादी कर लेती है और छोटा भाई कुछ साल इसके साथ रहता है। तो उसका असम में किसी और क्राइम के चक्कर में असम में उसका जाके एनकाउंटर हो जाता है। तो फिर ये अकेली पड़ती है। फिर तीसरा शख्स जो इसकी ज़िंदगी में आता है वो इसके दूसरे जो हस्बैंड है उसका कज़न होता है, छोटा भाई उसका, तो उसका नाम सोनू होता है। तो ये दीपक सोनू, तो ये तब तक ये गीता अरोरा ही थी। जब वो सोनू से शादी करती है, दीपक सोनू से, तो उसके अभी दिल्ली में एनकाउंटर होता है, लेकिन ये उसके बाद अपना नाम बदल के सोनू पंजाबन रख लेती है, क्योंकि दीपक शायद
पंजाब का रहने वाला था। जब दिल्ली के लोगों को भी जो पंजाबी बोलते हैं उनको भी पंजाबी कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं से वो सोनू के साथ पंजाबन साथ में लग के एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। दिल्ली में बैठी उस लड़की गीता अरोरा की, जो अब एक बड़े लेवल पे सेक्स रैकेट बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से देश के कई शहरों में चला रही होती है। अब देखिए, जब लालच आदमी को होता है तो वो देखता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो इसको अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इसने नाबालिग लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। जो लड़कियां नहीं मानती थी उनको जिस्मानी तशद्दुद करके, उनको टॉर्चर करके, जिस किस्म की उत्पीड़न करके उनको इस धंधे में लाने का काम शुरू किया। उनमें से एक कोई यंग लड़की, मैं उम्र नहीं लूँगा क्योंकि आजकल यूट्यूब की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है कि आप कोई इस किस्म की बात नहीं कर सकते जिसका बुरा असर किसी खास जमात या उम्र के लोगों पे पड़े। तो बहुत यंग लड़की थी वो, उसको इन्होंने फिजिकली टॉर्चर किया। वो लड़की की ज़बरदस्ती कहीं पे शादी कर दी, इस बहाने से कि उसको एक्चुअली बेचा गया था इसको, लेकिन उसका नाम शादी करवा दिया गया। उसके बाद उसको बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया गया, कई जगह पे उसको उसका सौदा किया गया। तो वो लड़की 4-5 साल तक उस टॉर्चर को बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक दिन आके 2015 के करीब, 16 के करीब, वो लड़की एक पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पूरा जो उसके साथ जो हुआ होता है, ट्रेजेडी हुई होती है, जो उसके साथ जुल्म हुआ होता है, जो उसके साथ तशद्दुद हुआ होता है, उसकी पूरी कहानी पुलिस को बताती है। कहते हैं कि एक ना एक दिन हर बुरे काम का अंजाम सामने आता ही है। इतने दिनों से इतने बड़े लेवल पे सेक्स रैकेट चलाने वाली वो सोनू पंजाबन अब कानून के घेरे में थी। और वो शख्स जिसने उस लड़की के साथ ये जोर ज़बरदस्ती की थी, फिजिकल भी, वो आदमी का नाम था दिल्ली का रहने वाला, तो भी बेस्वाद ऐसा करके कुछ नाम था। उस आदमी को भी केस दर्ज होता है और उस केस में सोनू पंजाबन अरेस्ट होती है। उसके पहले भी 2 केसेस में इसके ऊपर दिल्ली में 2 केस बनते हैं, लेकिन दोनों केसेस में वो बड़ी सफाई से निकल जाती है। पहला केस तो छोटा था, चलो समझ लेते हैं कि बच गई, लेकिन दूसरा केस तो बहुत सख्त धाराओं के नीचे रजिस्टर किया गया था। जो मकोका जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र का जो कानून बनाया हुआ है, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करती थी, इसलिए मकोका लगाया गया, जो दिल्ली में भी वाजिब है, लीगली इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सी स्टेट्स महाराष्ट्र के उस कानून को लगाती हैं, उसको नाम भी से चेंज करके मैंडेटरी कुछ कर दिया इन्होंने। क्या तो उसके केस के अंदर भी इसके खिलाफ केस चलता है, लेकिन गवाहों के मुकरने से जो सामने ना आने की वजह से ये लड़की सोनू पंजाबन मकोका जैसे सीरियस चार्जेस से भी बच के साथ निकल जाती है। देखिए, ये इसका एक कारण और भी है। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें कोई भी लड़की या लड़का खुल के सामने नहीं आते। ये छुप के, लुक के, पर्दे के पीछे का धंधा है जो ओपनली नहीं किया जाता। तो हर लड़की और लड़का अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखते हुए जब कभी पुलिस से पल्ला पड़ता है तो साफ मुकर जाते हैं कि हमसे किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने जो किया अपनी मर्जी से किया। हम अडल्ट लोग हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा कानून कहता है। तो जब तक पकड़े भी जाते हैं तो वो जो केसेस हैं कोर्ट कचहरी में वो चलते नहीं, खारिज हो जाते हैं। तो ये लड़की उसमें 2 बार ऐसे केसेस में साफ बच गई। अब जब ये एक नया केस आता है
इसमें उसके ऊपर बड़े स्ट्रिंजेंट चार्जेस लगते हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाया जाता है, कंस्पिरेसी भी लगाई जाती है, और सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगते हैं। और जो उस विक्टिम को जो टॉर्चर किया होता है उसकी बातें सुन के जो द्वारका कोर्ट के जो जज थे देवेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिस लेडी हैज demeaned the very basic नेम ऑफ वुमेनहुड, कि इस औरत ने औरत होते हुए औरत जात को बहुत बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। वो मतलब जज भी हैरान थे कि एक औरत दूसरी औरत के साथ इस किस्म का व्यवहार कैसे कर सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी औरतों को खुले समाज में ओपन में रहने का कोई हक नहीं है, और इसलिए उसको एक उम्र कैद 14 साल की दी। एक दूसरे केस में जो दूसरी धाराएं थी उनके साथ 14 साल की एक दूसरी सजा दी, और बड़ा क्लियर कट जजमेंट ने कहा कि ये साथ साथ नहीं चलेगी, ये पूरे की पूरे 28 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जेल के अंदर। तो देखिए इतनी सख्त सजा जिसको हाई कोर्ट ने बाद में कायम रखा। सोनू पंजाब में इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। बाद में जो भेदवाल था इसका साथी, उस आदमी को 20 साल की सजा हुई, और दोनों को 60-60 हज़ार रुपया जुर्माना लगा, जो जज ने ऑर्डर दिया कि वो विक्टिम लड़की को दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल थी देश की उन सब औरतों के लिए कि जो इस किस्म का जिस्म फरोशी का सेक्स ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उनको नेल डाउन किया जा सकता है, उनको कानून के तहत सजा दी जा सकती है। और आज वो जो सोनू पंजाबन है, वो तिहाड़ जेल नंबर 6 में अपनी दो उम्र कैद समझो आप, उनकी सजा काट रही है। अभी थोड़े महीने पहले उसने बीमारी का बहाना लगा के कुछ दवाइयाँ मंगवाई, जेल की डिस्पेंसरी से कुछ दवाइयाँ ली, उनमें से थोड़ी बहुत खाई और बाकी जमा करती रही, और काफ़ी सारी वो गोलियाँ इकट्ठी करके एक तो उसने ओवरडोज ले लिया, और उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई। उसको फिर डिस्पेंसरी लेके जाया गया, बाद में उसको एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो कुछ दिनों के बाद वो डिटॉक्सिफाई करके उसका वो जो नशा था गोलियों का वो ख़त्म किया गया, और उसको ठीक करके वापस जेल भेजा गया। और ये कहानी है उस औरत की जिसने अपनी लालसा को पूरा करने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे को इतने बड़े लेवल पे चलाया, और उसी चक्कर में उसके 3 पति जो बने डिफरेंट टाइम पे, तीनों पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। अब आप सोचिए उस औरत ने क्या कमाया, क्या गवाया। आज उसके बच्चों क्या हालत है वो आप समझ सकते हो। उसके बाप की डेथ होगी, बुढ़ी माँ घर में है, उसका क्या होता होगा ये भी खुदा जाने। तो ये किस्सा आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आजकल जो बड़े लेवल पे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जो डेटिंग सर्विसेज चलती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि क्राइम स्टोरी के साथ साथ उनका सोसाइटी के साथ भी हमारी एक जिम्मेदारी है ओवरऑल, वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। तो हमें अपने जो हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको ऑनलाइन डेटिंग जो सर्विसेज चलती है, जो ऐसा ऐसा उनको जिस्म फरोशी के धंधे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे कुछ इंस्टांसेस हमारे चैनल के सुनने वालों ने मुझे भेजे। मैं सुन के बहुत हैरान हुआ कि इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया की मदद से ऐसे काले कारनामे भी चलाए जा रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद वही था कि आप सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई वारदात खास तौर पे यंग बच्चों के साथ कहीं भी कुछ होती है तो उनको कानून के सामने लाना चाहिए, ताकि उनको भी सोनू पंजाबन जैसी
सजा मिल सके। आज तक के लिए इतना काफ़ी। कल आपको सुनाएंगे और नया किस्सा, नई कहानी। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।